मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है एकात्मक शासन। शासन की शक्तियों का विभाजन जब किया जाता है तो उसके आधार पर मूल रूप से दो प्रकार के शासन सामने आते हैं। एक है एकात्मक शासन और दूसरा है संघात्मक शासन। जब शक्तियों को एक केंद्रीय सरकार में केंद्रित कर दिया जाता है और उसी के माध्यम से पूरे देश के लिए शासन चलाया जाता है तो उसे एकात्मक शासन कहते हैं। इसके विपरीत जब शासन की शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच बांट दिया जाता है और दोनों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त रहते हुए शासन शक्ति का प्रयोग किया जाता है और तो उसको संघात्मक व्यवस्था या संघात्मक शासन कहते हैं। तो मोटे तौर पर एकात्मक और संघात्मक शासन में राज्य की शक्तियों के बंटवारे के आधार पर भेद किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे एकात्मक शासन। एकात्मक शासन जो है, इसमें राज्य की सारी शक्ति एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है। पूरे देश के लिए एक ही कार्यपालिका, एक ही व्यवस्थापिका और एक ही न्यायपालिका होती है। केंद्रीय सरकार ही पूरे देश की सरकार होती है और पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य भी केंद्रीय सरकार ही करती है। ये बात अलग है कि स्थानीय स्तर पर कुछ स्थानीय शासन से संबंधित छोटी इकाइयां बना ली जाती हैं ताकि स्थानीय स्तर पर शासन को चलाया जा सके, यानी स्थानीय स्तर की प्रशासनिक इकाइयां होती हैं, परंतु ये उस तरह से शक्तिशाली नहीं होती जैसे कि केंद्र सरकार होती है। हम इसकी अगर परिभाषाएं देखें तो डायसी कहते हैं एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। तो फाइनर कहते हैं एकात्मक शासन या एकात्मक राज्य वह है जिसमें सब शक्तियां और अधिकार एक केंद्र के पास होते हैं, जिसकी इच्छा और जिसके प्रतिनिधि वैधानिक रूप में संपूर्ण क्षेत्र में सर्वशक्तिमान होते हैं। विलोबी के अनुसार एकात्मक राज्यों में शासन के सब अधिकार मौलिक रूप से एक केंद्रीय सरकार के हाथ में रहते हैं। यह सरकार इच्छानुसार जैसे वो उचित समझती है उन शक्तियों का वितरण क्षेत्रीय इकाइयों में करती है। गार्नर का कहना है एकात्मक शासन व्यवस्था वो है जिसमें शासन की सर्वोच्च सत्ता संविधान द्वारा केंद्र को दी जाती है और केंद्र से ही स्थानीय संस्थाएं शक्ति या स्वायत्तता प्राप्त करती हैं, यहाँ तक कि अपना अस्तित्व भी उसी से प्राप्त करती है। तो ऐसे देश की जो सरकार है वो एकात्मक सरकार कहलाती है। इसमें शक्ति का विभाजन नहीं किया जाता और जो थोड़ा बहुत शक्ति का विभाजन सुविधा के लिए किया जाता है वो स्थानीय इकाइयों में किया जाता है, स्थानीय शासन के अंगों में किया जाता है, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि उनको पूर्ण स्वायत्तता या पूर्ण सत्ता दे दी जाए। ये जो सत्ता है ये केंद्रीय सरकार द्वारा निर्मित होती है और पूरी तरह से उन्हीं के अधीन होती है। उन्हें संविधान द्वारा या मौलिक रूप से कोई सत्ता नहीं दी जाती। केंद्रीय सरकार जो सत्ता हस्तगत करती है केवल वही सत्ता उनको दी जाती है। अब देखते हैं एकात्मक सरकार की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है एकात्मक राज्य में एक ही राज्य है, इसलिए एक ही सरकार है, यानी उसको इकाइयों में नहीं बांटा जाता। संपूर्ण शासन शक्ति एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है। दूसरी विशेषता है केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का कोई वैधानिक विभाजन नहीं होता। तीसरा है प्रशासकीय सुविधाओं की दृष्टि से एकात्मक राज्य में कुछ इकाइयों में बांट दिया जाता है उसे, लेकिन इन्हें बहुत सीमित शक्ति प्राप्त होती है।
इन्हें कहीं पर विभाग कहते हैं, कहीं प्रांत कहते हैं, कहीं पर जिला कहते हैं, तो कहीं पर कम्यून कहते हैं। अगली विशेषता है एकात्मक राज्य में स्थानीय अधिकारी जो भी बनाए जाते हैं वो भी केंद्रीय शासन के अंग ही होते हैं, उससे अलग नहीं होते। केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में ये कार्य करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते, इनकी स्वतंत्र या सर्वोच्च सत्ता नहीं होती, ना ही इन्हें संविधान के द्वारा कोई अलग से ऐसी सत्ता सौंपी जाती है। अगला आता है एकात्मक व्यवस्था में जो शासन के प्रति राज्य भक्ति है वो एकमेव होती है, यानी केंद्रीय सत्ता के प्रति होती है। और अगली विशेषता आती है कि इस प्रकार के शासन में प्रादेशिक या स्थानीय सरकारों का कोई पृथक स्वतंत्र अस्तित्व या सत्ता नहीं होती। ये प्रादेशिक और स्थानीय सरकारें केवल केंद्र सरकार की प्रतिनिधि मात्र होती हैं। तो इस तरह से एकात्मक सरकार जहाँ भी है, जिसमें ब्रिटेन का हम उदाहरण लेते हैं खास करके, तो वहाँ पर एक ही सरकार है जो पूरे इंग्लैंड के लिए शासन करती है, और जो स्थानीय स्तर पर इकाइयाँ हैं, छोटे एक तरह से हम ये कहें कि सुविधा के लिए शासन को बांट दिया जाता है, तो वो उनकी अपनी कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है, उनके पास पूर्ण स्वायत्तता नहीं है, उनको संविधान ने शक्तियाँ बांटी नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार ने अपनी सुविधा के लिए उनको कुछ अधिकार दे दिए हैं। तो इस तरह से एकात्मक सरकार में एक ही सरकार है और राज्य भक्ति भी एक ही है, राज्य की सत्ता एक ही है और वही अंतिम निर्णय संपूर्ण जनता के लिए लेती है। अब आते हैं एकात्मक शासन के गुण। एकात्मक शासन क्योंकि पूरे देश में एक ही है, निश्चित रूप से राज्य भक्ति इसमें नहीं विभक्त होती, बंटती नहीं है। शासन, पूरे शासन में एक रूपता बनी रहती है। इसमें तत्काल निर्णय बहुत तेज़ी से इसमें हो जाता है, कम खर्चीली शासन है। तो अब क्रमवार इनको देख लेते हैं, इन गुणों को। सबसे पहला है प्रशासनिक एक रूपता। पूरे देश में प्रशासन संबंधी एक रूपता बनी रहती है, क्योंकि एक ही सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाती है, तो वो एक सा कानून होता है। समान नीतियाँ, समान कानून पूरे देश के लिए होने के कारण देश में एकता स्थापित हो जाती है। दूसरा है सरल और संघर्ष रहित शासन व्यवस्था, क्योंकि जो शासन व्यवस्था है वो पूरी एक है। इकाइयों का केंद्र के साथ किसी भी प्रकार का संघर्ष इसमें नहीं होता, क्योंकि उनके पास अपनी कोई स्वायत्तता नहीं है, संविधान ने उनको अलग से कोई शक्ति प्रदान नहीं की। इसलिए केंद्र के अनुसार ही इकाइयों को भी शासन सत्ता में भाग लेना होता है। जितनी शक्ति उनको दी गई है, सिर्फ उतनी ही शक्ति के आधार पर उन्हें कार्य करना होता है। तो ऐसी स्थिति में न तो केंद्र और राज्यों के मध्य किसी प्रकार का झगड़ा होता है, न ही उनके मध्य कोई शक्तियों को लेकर के अस्पष्टता दिखाई देती है, न ही उनके मध्य शक्तियों के बंटवारे को लेकर के किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद उत्पन्न होता है। तो इस तरह से एकात्मक शासन संघर्ष रहित तरीके से चलता रहता है। अगला आता है कुशल और दृढ़ शासन, क्योंकि पूरी तरह से सारी शक्ति और सारा उत्तरदायित्व केंद्र में निर्भर है, केंद्र में केंद्रित है। इसलिए केंद्रीय सरकार कुशलतापूर्वक दृढ़ शासन करती है, इकाइयों पर निर्भर उसको नहीं रहना पड़ता। ये शासन प्रणाली कम खर्चीली है, क्योंकि एक ही कार्यपालिका है, एक ही व्यवस्थापिका है, और इस तरह से इसका जो शासन का खर्चा है वो भी कम आता है। इसे हम लचीला शासन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें शासन की शक्तियां विभाजित नहीं होती, इसलिए शासन बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। संविधान में संशोधन करना आसान है, क्योंकि केंद्रीय सरकार को ही शासन में संविधान में संशोधन करना है, और संकट काल में निर्णय भी आसानी से लिया जा सकता है, क्योंकि एक ही सरकार है और वही त्वरित गति से निर्णय ले सकती है। इसके अतिरिक्त युद्ध और संकट काल में बेहद उपयोगी है, क्योंकि शीघ्र निर्णय लिया जाता है और केंद्रीय सरकार के पास सारी शक्तियां होती हैं। आर्थिक विकास भी तेजी से होगा, क्योंकि अर्थनीति पूरे देश की एक साथ एक ही सरकार निर्धारित करती है, इसलिए सभी क्षेत्रों में समान विकास होता है और केंद्र और राज्यों के मध्य विकास को लेकर किसी प्रकार का विवाद या तनाव उत्पन्न नहीं होता। अगला आता है, इस प्रकार के शासन में सुदृढ़ विदेश नीति होती है, क्योंकि एक जो सरकार है उसी के निर्देशन में
संपूर्ण विदेश नीति को संचालित किया जाता है, उसमें विरोधाभास आने का के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। किसी प्रकार की नीति का राज्य के अंदर विरोध होने की संभावना भी कम हो जाती है। अगला आता है राष्ट्रीय एकता, इसमें बनी रहती है क्योंकि एक सा कानून, एक सा प्रशासन का ढंग और न्यायिक एकरूपता से राष्ट्रभक्ति विभक्त नहीं होती और राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। तो इस तरह से एकात्मक शासन को बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसके अपने दोष हैं, क्योंकि इसमें केंद्र बहुत काफ़ी हद तक हम कहें तो निरंकुश भी बन सकता है, और बहुत बड़ा देश अगर है तो शासन सत्ता को बांटना पड़ता है, पूरी शासन सत्ता केंद्र के माध्यम से नहीं संचालित हो सकती। इसके अतिरिक्त जनता भी उदासीन रहती है क्योंकि केंद्रीय सरकार ही है, उसका बहुत ज़्यादा स्थानीय स्तर के शासन में कोई महत्व नहीं होता। तो बहुत सी कमियां इसकी गिनाई जाती हैं। तो देखते हैं इसकी कमियां या दोष। सबसे पहला है कि बड़ी आबादी वाले देशों के लिए ये बहुत ज़्यादा व्यावहारिक नहीं है। जैसे भारत जैसा देश है जिसकी विशाल जनसंख्या है, विशाल भूभाग है, ऐसे देशों के लिए काफ़ी हद तक एक केंद्र के द्वारा या एक केंद्रीय सरकार के द्वारा शासन चलाना संभव नहीं है। वहाँ पर शासन शक्ति का विभाजन करना पड़ता है ताकि स्थानीय सरकारें अपने हिसाब से शासन को संचालित कर सकें। दूसरा आता है बहुत ज़्यादा केंद्रीयकरण, क्योंकि इसमें हो जाता है तो उसका भी बहुत दोष सामने आता है। स्थानीय जो शासन है उसके विकास का अवसर कम हो जाता है और हर छोटी बात के लिए भी जो स्थानीय शासन है उसकी इकाइयों को केंद्रीय सरकार का मुंह एक तरह से देखना पड़ता है। अगला आता है केंद्र की स्वेच्छाचारिता का डर हमेशा इसमें बना रहता है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां हैं, वही उत्तरदायी है। तो ऐसी स्थिति में निरंकुश शासन का जन्म बहुत तेजी से हो सकता है अगर कोई शासक इस तरह का हो या वो संविधान में इस तरह का परिवर्तन कर ले तो वो पूरी तरह से निरंकुश बन सकता है। इसके अलावा जो स्थानीय शासन है उसको कोई महत्व इसमें नहीं मिलता। इसके कारण उसका कार्यक्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है। गार्नर का ऐसा मानना है कि एकात्मक शासन में स्थानीय पहल का, इनिशिएटिव का दमन होता है। सार्वजनिक कार्यों में नागरिकों की रुचि बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। स्थानीय शासन की शक्ति समाप्त हो जाती है और केंद्रीयकृत नौकरशाही का विकास होता है। इसके अतिरिक्त एक कमी ये भी है कि इसमें जनता उदासीन हो जाती है। क्यों उदासीन हो जाती है? क्योंकि उसको शासन में पहल करने का कोई मौका नहीं मिलता। जो कानून वास्तविक जनता को परिलक्षित भी नहीं कर पाता, और ये जो उदासीनता है ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी हम नहीं मान सकते। इसके साथ साथ इससे नौकरशाही का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि केंद्रीय सरकार का कार्यभार बहुत ज़्यादा हो जाता है। केंद्रीय सरकार कर्मचारियों पर निर्भर हो जाती है और कर्मचारी और नौकरशाह मिलकर शासन को पूरी तरह से अपने एक तरह से पक्ष में, कब्जे में कर लेते हैं, और इससे प्रशासन जनता के प्रति न तो उत्तरदायी हो पाता है न उनके लिए कोई काम कर पाता है। तो इस तरह से नौकरशाही का बुरा प्रभाव इस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। अगली कमी मानी जाती है इसकी प्रशासनिक दक्षता का अभाव, क्योंकि पूरे शासन का संचालन एक ही स्थान से होता है, तो इसलिए केंद्रीय सरकार का कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में केंद्र सरकार जो दूर लोग बैठे हैं ना तो उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं और ना उनको उन समस्याओं का कोई हल निकाल सकते हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं और जो स्थानीय सरकारें हैं वो उन विवादों को ज़्यादा अच्छी तरह से सुलझा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एकात्मक शासन का जो सिद्धांत है ये लोकतंत्र विरोधी है, क्योंकि काफ़ी हद तक इसमें अत्यधिक केंद्रीयकरण होने से जनता की स्वतंत्रता खत्म होती है और जनता के नागरिकों की जो प्रतिभा है या जनता की जो प्रतिभा है उसका विकास भी नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर के ये हुई इसकी कमियां, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि जहाँ जिन देशों का आकार छोटा है, जिनमें कम जनसंख्या है,
जिनमें सामान्य तौर पर सभ्यता और संस्कृति की एकता है, वहाँ पर एकात्मक शासन ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है। नेपाल, श्रीलंका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान जैसे छोटे देशों में एकात्मक शासन है। अमेरिका और भारत जैसे जो बड़े राष्ट्र हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भी, भूभाग की दृष्टि से भी, वहाँ हम इसे नहीं देखते। वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक लेंगे।